जिला परिषद में आज मयूर शेखर झा ने मीडिया को प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए तीनों मांगों को लेकर कोयला मंत्री को पत्र लिखकर यहां की समस्याओं से अवगत कराया। हिस्सेदारी, मुआवजा और रोजगार मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया। मयूर शेखर झा ने मीडिया को बताया कि धनबाद कोयला अंचल का सबसे प्रमुख मुद्दा से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। रेतों का जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और नियोजन स्थायी तरीके से अब नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यहां के रेतों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी सामवे से अपने मुआवजा लेने हेतु रेतों की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आउट जन की गंवानी पड़ रही है। भूमि वाले के पास राज्य के कलेक्टर या CIL के RL&R नीति 2012 द्वारा पारित पर NR लाभों का लाभ उठाने का विकल्प है, मगर ज़्यादातर स्थानीय रेतों स्थापितों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका तत्काल एक कमेटी बनाई जाए। वहीं BCCL के काफ़ी इलाके में कंपनी के अधीन चल रही आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा विस्थापितों के बिना पुनर्वास किया है। हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इसके लेकर काफ़ी खतरे में जान जोखिम में डालकर रहने वाले मजबूर है। वहाँ की स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर निजी कोयला कंपनी द्वारा खनन विभाग किया जा रहा है। उसके 100 मीटर के दायरे में सरकारी स्कूल सहित सैकड़ों मकान में लोग निवास कर रहे हैं, जिससे हैवी ब्लास्टिंग सहित उन खतरे को लोग काफ़ी डरे हैं और सहमे हुए हैं। मूलतः 3 विषयों को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में देख सकते हैं। धनबाद मांगे 3 अधिकार, हिस्सेदारी, मुआवजा और रोजगार। तो पहले मैं बात करता हूँ मुआवजा की। मुआवजा का स्थिति धनबाद में ये है, और लगातार मैं जो है कोयलेरी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूँ, और इस भ्रमण के माध्यम से जो एक बात सबसे ज़्यादा मेरे संज्ञान में आया है कि धनबाद का 80-90% जो कोयलेरी आज चल रहा है, जो MDO आज चल रहा है, वो MDO बिना भूमि अधिग्रहण के चल रहा है। आपने किया क्या है कि आपने माइनिंग वहाँ जाकर शुरू किया है, ना आपने रिसेटलमेंट का कोई प्रोविज़न किया है, ना आपने मुआवजा का पैसा दिया है, और आपने और BCCL ने साथ मिलकर क्या किया है, एक बड़ा ही अनहोली नेक्सस आज जो है ये प्राइवेट MD और BCCL के बीच बन गया है। ये अनहोली नेक्सस आज क्या करता है, ये अनहोली नेक्सस आज जाता है, ज़मीन को लिटिगेटेड बताता है और अपना काम शुरू करता है। अरे ज़मीन अगर रैयत की तरफ से लिटिगेटेड है तो आपकी तरफ से क्यों नहीं लिटिगेटेड है? अगर रैयत को लिटिगेटेड ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल सकता है तो उस लिटिगेटेड ज़मीन पर ही आपको माइनिंग शुरू करने का अधिकार कौन दे रहा है? लिटिगेशन है तो दोनों तरफ से लिटिगेशन होगा। ये कहाँ का न्याय है कि लिटिगेशन है तो हम तो अपना माइनिंग कर लेंगे, हम तो अपना करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन रैयत जो है वो भूखे मरेगा। जिसको हम डिस्प्लेस करें उसको हम कोई अधिकार नहीं देंगे। न्याय अगर होगा, दो न्याय अगर तो आधा दो। न्याय की बात जहाँ होगी तो बराबरी की बात होगी। और इससे मैं आता हूँ अपने दूसरे मुद्दे पर, जो हिस्सेदारी का मुद्दा है। धनबाद में जिस तरह से मुआवजा का फॉर्मूला निकला है, वो फॉर्मूला वायबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लैंड एक्विजिशन जो लार है, लैंड एक्विजिशन रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय स्तर पर लार बताता है कि कभी भी भूमि अधिग्रहण अगर आप करिए तो मार्केट प्राइस का 4 जो है वो ज़मींदार को मिलना चाहिए, जो रैयत को मिलना चाहिए। अब धनबाद में क्योंकि अधिकतर ऐसी ज़मीनें जो है वो CNT के अधीन आती हैं, तो मार्केट में इस ज़मीन की कभी ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो मार्केट प्राइस इसका कौन डिटरमाइन करेगा? इसका मार्केट प्राइस एक बड़ी ही आर्बिट्ररी तरीके से BCCL और जो प्राइवेट ठेकेदार है वो मिलकर डिटरमाइन कर लेते हैं। आप औना पौना भाव मार्केट का बता देते हैं, ये भाव है, उसका 4 आप डिफाइन कर देते हैं, उसमें आप ज़मीन लेकर चले जाते हैं। ये न्याय संगत नहीं है। धनबाद में आज, और खासकर आज ये समस्या ज़्यादा बड़ी इसलिए है कि 80% से ज़्यादा इस तरह की कोयलेरी जो है बाहर की कंपनियाँ आकर चला रही हैं। तो यहाँ से ना कोई फैक्ट्री अभी धनबाद में है, तो यहाँ का कोयला जो उपजता है, यहाँ का कोयला से जो भी पैसा का कमाई हो रहा है, कुछ भी धनबाद में आज नहीं टिक रहा है, सब बाहर चला जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कम से कम लोगों को लगे कि धनबाद की समृद्धि में उनका भी पार्टनरशिप है। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर पीपल पार्टनर्स इन प्रोस्पेरिटी दैट द लैंड ऑफ धनबाद इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग। तो वो पार्टनर इन प्रोस्पेरिटी हम अपने लोगों को कैसे बनाएंगे, उसका एक ही तरीका है कि आपको यहाँ पर हिस्सेदारी देनी होगी। हर प्रोजेक्ट को एक SBV के माध्यम से 25% प्रॉफिट जो है वो रैयतों और डिस्प्लेस लोगों के बीच आपको इक्विटेबल प्रोपोर्शन में बांटना चाहिए। यही यहाँ पर लोगों के बीच अगर आप अपनी विश्वसनीयता कायम करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। तीसरा विषय रोजगार का है। रोजगार के नाम पर धनबाद के युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है। आज कानून हमने बना दिया 75% स्थायी नियोजन का कानून। कई कंपनियां कागज़ों पर इस कानून का पालन कर रही हैं। जब वो कंपनियों के भी आप बुक्स में जाइएगा, मेरे छोटे भाई सूरज जी भी ऐसी एक कंपनी में काम करते हैं। इस कंपनी में धनबाद के लड़कों को आप देते हैं 300-400 रुपये की दिहाड़ी, और आप जहाँ के अहमदाबाद की कंपनी आती है, अहमदाबाद से अपना लोग लेकर, हैदराबाद की कंपनी आती है, हैदराबाद से अपना लोग लेकर आप उसको देते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया। स्किल पे आप नहीं जा रहे हैं।
भाई स्किल में मेरे लड़कों में कोई कमी नहीं है, अप्रेंटिस किए हुए लड़के हैं, ITI किए हुए लड़के हैं, कोयले का खदान से कोयला कैसे निकलेगा इसी में लड़कों ने अपनी यही पढ़ने समझने और जीने में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दे दी है। लेकिन उसको आज आप खटा रहे हैं 300-400 रुपये पे, और आप अपने लोगों को आज बाहर से जो लेकर आ रहे हैं 1.5-2 लाख रुपये, उनमें क्या हीरा जड़ा हुआ है? जो आप हैदराबाद और अहमदाबाद से लड़का ला रहे हैं उसमें कोई हीरा जड़ा हुआ है? तो आखिर मेरा लड़का आज अगर आंदोलनरत होगा तो क्यों नहीं होगा? उसके लिए हम किए क्या हैं? तो आज रोजगार के पूरे प्रावधान को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जो हम स्थायी नियोजन की बात कर रहे हैं कि 75% स्थायी नियोजन, उसको एक वेज के प्रोपोर्शन में भी हम लोगों को रिडिफाइन करने की आज आवश्यकता है। 75% जो आप वेज दे रहे हैं वो 75% वेज आपको धनबाद के लड़कों को देना होगा। केवल कागजों पर नियोजन देने से काम नहीं चलेगा। आज 75% नियोजन के एवज में आप 15% वेज दे रहे हैं, 85% वेज आप बाहर के लड़कों को दे रहे हैं। तो आज आखिर मेरा लड़का अगर ठगा हुआ महसूस करे तो उसमें इसकी क्या गलती है? इन 3 विषयों को लेकर हमने कोयला मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, और इन 3 विषयों पर अगर तत्काल प्रभाव से कोई पहल नहीं होता है तो हमें आंदोलन करने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज के बाद मैं लगातार फिर से कोयला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू करूंगा। लोगों के बीच मैं इस विषय में चेतना जो है जागृत करने की कोशिश करूंगा। झारखंड के और भी पॉलिटिकल लोग हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ मिलकर एक साझा रणनीति के तहत इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा।